everyone, and welcome back to Lit Up with Annie and to yet another lecture of this History of English Literature series. Today we are going to explore the Victorian Age. Good evening, everyone. So we have already covered, you've already covered with us Middle English Age, and then moving forward all of the history ages that are there in your syllabus. With me, you covered Renaissance, you covered the Augustan Age, and today the Victorian Age. With Ravish sir, you must be covering the other ages. If you're not, please, in the description box, I will put on all the links to all the lectures that you can watch in order. So I am taking as a source Routledge book. I've told this before, but if you're new here, the source of my PDFs are Routledge History of Literature in English जो book है, बहुत अच्छी book है from the exam point of view. So let's begin. Victorian Age. Victoria, Queen Victoria का नाम सब जानते हैं. So Queen Victoria came to the throne in 1837 till 1901, and that is what gave the name to the age, Victorian Age. अब उनकी जब असेशन हुई ना, तब मोनार्की इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा था. रिमेंबर ऑल द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट वर हैपनिंग. सो मोनार्की वाज नॉट वेरी पॉपुलर बिकॉज इतनी सारा कुछ सिविल वॉर हो चुकी थी, पार्लियामेंट आ चुका था, ऑल द पावर्स दैट वर देयर विद द किंग वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई. ठीक है. सो बाय हर डेथ शी सिम्बलाइजेस नेशनल आइडेंटिटी. फिर भी वो इतनी पॉपुलर हुई क्वीन विक्टोरिया कि अपनी डेथ तक जाते जाते वो पूरी नेशनल आइडेंटिटी बन गई. शी बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. कब? 1876 में. शी इज़ रिप्रेजेंटेड इम्पीरियल डोमिनेंस इज़ वेल. इतनी सारी कोलोनाइजेशन हुआ और कितना कुछ इंडिया में विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के नाम पे है. आप लोग खुद सोचो, मेरे छोटे से टाउन में भी एक विक्टोरिया ब्रिज है. क्वीन विक्टोरिया के नाम पे उतने छोटे से टाउन में भी अगर एक कोई चीज़ है, कोलकाता में तो है ही है विक्टोरिया मेमोरियल, बट एक छोटे छोटे टाउन्स में भी विक्टोरिया के नाम पे बहुत कुछ है. सोचो कितनी पॉपुलैरिटी होगी. मोनार्की गेंड सिम्बॉलिक वेट. चाहे वो एक्चुअल पावर नहीं रहा मोनार्की के पास, बट सिम्बॉलिक वेट इतना ज़्यादा था एज ब्रिटेन्स ग्लोबल पावर बिगैन टू डिक्लाइन. तब भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे. इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज़. ठीक है, रोमांटिक एज में शुरू हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट इट रीच्ड इट्स पीक. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ वाज हैपनिंग, अर्बनाइजेशन वाज हैपनिंग. लंदन का जितना भी पॉपुलेशन था वो ट्रिपल हो गया इस टाइम पे. 2 मिलियन से 6.5 मिलियन हो गया 1901 पे. बिकेम द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. लंदन पूरे वर्ल्ड का एक वर्कशॉप. सुपर पावर जैसे अभी हम बात करते हैं अमेरिका की बीइंग अ सुपर पावर, उस टाइम पे सब कुछ वहाँ पे था, लंदन. एंड लेटर वर्ल्ड्स बैंकर ऑल्सो इट बिकेम 1870s में. और कौन कौन सी इनोवेशंस हुई, जैसे कि स्टीम पावर, रेलवेज, पोस्टल सिस्टम्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन, एग्रीकल्चर एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज ऑल्सो डेवलप्ड. Free trade became a very, very dominant philosophy. You remember the last time we talked about, I gave you a reference of Adam Smith, Wealth of Nations. वहाँ से ये आइडियाज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुए. Have you heard about Victorian Compromise? There were contradictions and paradoxes in this age. Public optimism was marked by deep social contradictions. British saw itself as a global power but faced humiliations. विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ की इसके बाद बात करती हूँ. तो पब्लिक में एक ऑप्टिमिज्म तो था, ठीक है, पॉजिटिवनेस थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे. हायरार्की थी, रिच पुअर के बीच में गैप था. ग्लोबल पावर तो बन रही थी, लेकिन ह्यूमिलिएशंस भी हुई. कैसे? वॉर्स के थ्रू. क्रिमियन वॉर और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर. विलियम रसेल ने पहली बार वॉर की रिपोर्टिंग हुई अच्छे से. तो विलियम रसेल वॉज द पर्सन हु रिपोर्टेड द क्रिमियन वॉर.
फिर आता है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़। अब इतना कुछ अच्छा हो रहा था विक्टोरियन एज में, तो कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का था? कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि टेंशन्स थी रिच और पुअर के बीच में। ऑल दीज expansions that were happening, all the industrialization that was happening, it was all at the cost of the poor people. In the industries, who were these people working? At minimum से भी कम wage. इतना कम पैसा मिल रहा था कि एक टाइम की रोटी ये लोग खा पाते थे. This is Victorian compromise. Compromise was happening. At the cost of the poor people, the rich were becoming rich. Moral values, economic or colonial exploitations were happening at these places where these Victorian age, or let's say Britishers had colonized people, let's say India, Africa, other places. They were taking laborers from here to work in their factories at a very low price. Colonial exploitation. They were also taking raw materials from here, लूट के ले जा रहे थे. Philanthropy भी हुआ. फिलान्थ्रोपी, एक साइड पे फिलान्थ्रोपी चल रहा था कि भाई हम स्लेवरी अबॉलिश कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं. दूसरी तरफ रिप्रेशन था, मतलब बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह से रिप्रेस किया जा रहा था. एक तो बात वही आ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की. अनदर एग्जाम्पल इज टॉलपडल मार्टायर्स पनिशमेंट ऑफ 1834. What about the Victorian values? ये भी बहुत important term है. Victorian values, it emphasized respectability, hard work and duty, but it was often at the cost of ignoring the systematic justice. Literary developments की बात करते हैं Victorian age में. Now literature of course was mirroring all of these contradictions that were happening in the society. Early 19th century we had some radical voices like Shelley. Shelley was a very revolutionary poet, the romantic poet. But these voices were suppressed. Either they were suppressed or they were exiled. Peterloo massacre हुआ था 1819 में. It triggered literary outage. जैसे कि Shelley ने satirize किया था. Shelley का बहुत satirical writing था. राइज ऑफ नॉवल हमने देखा, पूरा चल रहा, ऑगस्टन एज से शुरू हुआ. फिर रोमांटिक पोइट्स के डेथ के बाद 1920s में क्या हुआ, पोइट्री तो रोमांटिक पोइट्स के साथ कम हो गई. नॉवलिस्ट्स बिकेम सेंट्रल लिटरेरी फिगर्स. और अगर विक्टोरियन एज में देखो, ऐसा नहीं है कि पोइट्स नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं जैसे टेनिसन, ब्राउनिंग. बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव वेरी इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट्स एज वेल. इन्फ्लुएंस ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट. तो रोमांटिक एज में आप लोगों ने देखे होंगे नॉवलिस्ट्स, जेन ऑस्टन और वॉल्टर स्कॉट बीइंग द टू वेरी फेमस ऑफ देम. तो वॉल्टर स्कॉट का जो इन्फ्लुएंस था, वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे, वो पूरी विक्टोरियन एज को वो लीड कर रहा था. फिर आते हैं बेंजामिन डिसरायली. बेंजामिन डिसरायली का एक बहुत ही फेमस वर्क है, हर बार एग्ज़ाम में आ ही जाता है, इस बार भी आया है, सिबिल का सबटाइटल है टू नेशंस. तो कौन से टू नेशंस की वो बात कर रहे हैं, जो अभी हमने बात की, रिच वर्सेस पुअर. सो ही वेरी एक्यूरेटली लेबल्ड द एज इनटू टू नेशंस, रिच वर्सेस पुअर. डेमोक्रेसी और सोशल रिफॉर्म भी हो रहा था. पहला रिफॉर्म एक्ट 1832 में आया, विच मार्क्स द एंड ऑफ रोमांटिक एज. इसमें क्या हुआ था, इट एक्सटेंडेड द वोटिंग राइट्स, लेकिन वर्किंग क्लास लोगों को तो एक्सक्लूड कर दिया. इट ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ चार्टिस्ट मूवमेंट. चार्टिस्ट मूवमेंट क्या था, जो यूनिवर्सल सफरेज को डिमांड कर रहा था. तो पूरी तरह से जो सफरेज आया, मतलब वोटिंग राइट्स जो आई, वो 1819 में जाके आई. मेन, अभी भी सारी विमेन को नहीं मिला, सम विमेन ओनली जो एलीट थी. उसके बाद 1928 में जाके ऑल अडल्ट वुमेन गॉट वोटिंग राइट्स. ब्रिटिश डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड ग्रेजुअली. कोई रेवोल्यूशंस लाइक इन यूरोप ऐसे हुए नहीं 1848 जैसे. सो सप्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन की बात करें तो गवर्नमेंट कंटेन्ड डिसेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, यूनियंस, रिपब्लिकन्स, तो ये सब चल रहा था.
फिर भी लिटरेचर रिमेन्ड अ स्पेस फॉर प्रोटेस्ट, क्रिटिक, रिफॉर्मिस्ट एनर्जी. लिटरेचर एक हमेशा एक ऐसा स्कोप रहा है विच वुड आइदर टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज debates that are there in the society happening around you, or it will support it or it will become a resistance towards it. तो लिटरेचर अभी भी एक स्पेस बना हुआ था प्रोटेस्ट का. जैसे कि चार्ल्स डिकिंस के जो वर्क्स हैं वो अच्छी तरह रियलिस्ट वर्क्स हैं और क्रिटिक करते हैं इंडस्ट्रियल एज को. सो ही वॉज द डोमिनेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द विक्टोरियन एज, चार्ल्स डिकिंस. इनका करियर शुरू हुआ था एज अ जर्नलिस्ट and he rose to fame with his work Sketches by Boz, Pickwick Papers. लाइट कॉमिक नॉवल से चलते चलते ये पहुंच गए सोशल क्रिटिक की तरफ. अर्ली वर्क्स कॉमिक और सेंटिमेंटल जैसे स्मॉलेट से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने लिखे. पिकविक पेपर्स आया, कॉमिक है, कैरेक्टर ड्रिवन रहे हैं. हमेशा ही चार्ल्स डिकिंस के जो वर्क्स हैं वो कैरेक्टर ड्रिवन रहे हैं. इसमें डायलेक्ट भी है, क्लास ह्यूमर भी है. तो डायलेक्ट यहीं पे अगर आ जा रहा है इसका मतलब ये है डिकिंस वॉज वेल अवेयर ऑफ नॉट ओनली टॉकिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ लैंग्वेज. इंक्लूजन ऑफ डायलेक्ट मीन्स गिविंग स्पेस टू दैट लोकलाइज्ड लैंग्वेज, voices, and also class humor is there in his works. Christmas Carol is a gothic element. तो romantic age में ही even before gothic works had started coming, gothic novels. तो gothic elements इसमें है, sentimentality है, class divide है, God bless us everyone. तो ये बहुत अच्छा एक स्कूल में भी पढ़ाया जाता है आई थिंक क्रिसमस कैरल. There's a blend of sentimentality, moral resolutions and social concern. फिर है अर्बन पावर्टी एंड सोशल क्रिटिक. सो ऑलिवर ट्विस्ट यहाँ पे आ जाते हैं. वर्क हाउस किस तरह से ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर बिकमिंग अ स्पेस वेयर चाइल्ड लेबर वॉज ग्रोइंग एट अ फास्ट स्पीड एंड पावर्टी, crime. All of these things are there in Oliver Twist. And there's this iconic scene in which Oliver Twist, the child, says, "Please, sir, I want some more." He wanted some more food, his porridge that he was eating. Nicholas Nickleby, abusive Yorkshire schools के बारे में बात की है. The Old Curiosity Shop, it's a very sentimental work. Little Nell का एक scene भी होता है, the death scene. So it was later mocked by Oscar Wilde. He said that you would have to have a heart of stone to watch this scene of Little Nell, something like that. I don't remember the exact quote, but he mocked it. फिर है realism and autobiography. तो David Copperfield, semi autobiographical work है इनका. Optimistic tone है बहुत, personal और social growth आपको देखने को मिलती है. Dickens' favorite among his all his works, ये अपने आप का फेवरेट था उनका. मास रीडरशिप डेवलप हुई यहाँ से क्योंकि सीरियलाइज्ड पब्लिकेशन शुरू हो गया. तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस एज कि सीरियलाइज्ड पब्लिकेशन, क्योंकि लास्ट हमने देखा ना ऑगस्टिन एज में ऑलरेडी दीज मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स हैड started coming up, so serialization was becoming more common. Then comes his mature novels, later novels. ब्लीक, इससे आपको क्रोनोलॉजी भी अच्छे से याद हो जाएगी. अर्ली वर्क्स, मिडिल वर्क्स, मच्योर नॉवेल्स. ब्लीक हाउस, इसमें इनका टोन पूरा डार्क लीगल सटायर की तरफ शिफ्ट हो जाता है. फॉग बिकम्स अ मेटाफर फॉर विक्टोरियन कन्फ्यूजन एंड इनर्शिया. हार्ड टाइम्स बहुत फेमस वर्क है. इट क्रिटिक्स यूटिलिटेरियनिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन. जैसे मिस्टर ग्रैडग्राइंड होते हैं जो कहते हैं बस फैक्ट्स पढ़ते जाओ. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और भी डिसल्यूजनड है. एंटी हीरो है इसमें पिप, डीके है मिस हैविशाम के थ्रू. देयर इज़ अ लॉस ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म. इफ़ यू वॉच दैट फिल्म फितूर, देखिए आप लोगों ने, जिसमें आई थिंक आदित्य रॉय कपूर इज़ देयर एंड टबू इज़ देयर एंड कटरीना कैफ इज़ देयर. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी नाइस फिल्म, बट यस. लेटर नॉवेल्स आती हैं इनकी. लिटिल डॉरेट,
लेटर नहीं है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज टूवर्ड्स द एंड, बट आर म्यूचुअल फ्रेंड उसके भी बाद है. म्यूचुअल फ्रेंड में देयर इज दिस ऑब्सेशन विद वेल्थ, फिल्थ एंड फॉल्स वैल्यूज. सो वी हैव मिस्टर पॉडस्नैप who is an embodiment of smug Victorian self-satisfaction. And the unfinished work, The Mystery of Edwin Drood, Return to Gothic. तो ये हैं चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स. He was very involved with the Victorian conscience and he reflected the doubt of the age, decay of the age, disillusionments. और क्या क्या प्रोग्रेस हुई विक्टोरियन एज में. देयर इज़ दिस ग्रेट एग्जिबिशन ऑफ द विक्टोरियन एज 1851, बहुत फेमस हुआ. इट्स लाइक अ विक्टोरियन प्राइड. इट वॉज ड्रिवन बाय प्रिंस एल्बर्ट्स मॉरल आइडियलिज्म. इसके अलावा क्रिमियन वॉर की हमने बात की. टेनिसन का वर्क आया था, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, विच चैलेंज्ड इम्पीरियल प्राइड ऑल्सो. पोइट्स में बात करेंगे. देन the breakthrough of this age, Charles Darwin, on the origin of species. It shook the people of Victorian age. They were like, what is happening? What is this on the origin of species? पहले तो बहुत टाइम तक पब्लिश नहीं हो रहा था. आइडियाज़ ऑलरेडी फैल गए थे कि अच्छा ऐसी एक बुक लिखी है डार्विन ने जो पूरे रिलीजन को, पूरे फेथ को डाउट के कटघरे में खड़ा कर देती है. इट डीस्टेबलाइजेस रिलीजन. एवरीबडी बिलीव दैट गॉड इज़ द वन हु हैज़ मेड अस ऑल एंड ऑल ऑफ दोज रिलीजियस बिलीव्स. डार्विन वाज लाइक, नो, वी हैव बीन इवॉल्व्ड. हमारे पूर्वज मंकीज़ हैं. लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था इनको, बट इवेंचुअली. देन एसेज एंड रिव्यूज़ 1860, वॉल्टर बैगी हॉट्स की राइटिंग भी हैं. दिस ब्रॉट डार्विनियन आइडियाज़ इनटू पॉलिटिकल थॉट. कमिंग टू विक्टोरियन थॉट, फर्स्ट नेम इज़ टॉमस कार्लाइल. टॉमस कार्लाइल एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंस थे ऑलमोस्ट ऑन ऑल द राइटर्स ऑफ दिस एज एंड इवन लेटर ऑन. So he advocated for heroic leadership. इन्होंने वर्क लिखा था on heroes. He addressed the condition of England question, very important, past and present. लेजेस फेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी, इंडिविजुअलिज्म को भी इन्होंने अपोज किया था. चार्ल्स डिकेंस इनसे इन्फ्लुएंस थे, जॉर्ज एलियट इनसे इन्फ्लुएंस थी, गैस्कल, डिसराइली, सब लोग इन्फ्लुएंस थे. फिर आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जो यूटिलिटेरियनिज्म के फिलोसोफर थे. लिबर्टी, लॉजिक, वेरी इन्फ्लुएंशियल बट नॉट होली ओरिजिनल ऐसा कहते हैं. जॉर्ज एलियट, जिन्होंने ट्रांसलेशंस भी की हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस लाइक लाइफ ऑफ जीसस, इसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी. जर्मन कुछ फिलोसोफर्स से ये इन्फ्लुएंस थी. प्रमोटिंग ह्यूमनिस्ट मोरालिटी and religious imagination over doctrine. Karl Marx, we had Das Kapital. Engels, along with Marx, the condition of the working class in England, it highlighted what? Class exploitation. So Gaskell influence हुई बाद में. And some more like Newman. Newman was the leader of Oxford movement, एक religious movement थी इस टाइम पे. Coming to the novels and novelists. So we have Harrison Ainsworth, Edward Bulwer Lytton, Charles Reade, although not very major but still important. Ainsworth ने गॉथिक मिथ और हिस्ट्री को ब्लेंड किया. एडवर्ड बल्वर लाइटन ने हिस्ट्री और साइकोलॉजिकल, तो ये लोग ना जैसे क्राइम फिक्शन में जब नाम आएगा तो लाइटन का नाम आएगा, एन्सवर्थ का नाम आएगा व्हेन यू टॉकिंग अबाउट गॉथिक एलिमेंट्स, मिथ, हिस्ट्री. चार्ल्स रीड वॉज अ रियलिस्ट रिफॉर्मर. इन्होंने प्रिजन लाइफ पे नॉवेल्स लिखी हैं. इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, द क्लॉइस्टर ऑफ द हर्थ. इनके वर्क्स देख लो, इनके भी देख लो. चार्ल्स डिकेंस की हमने बात कर ली. कॉमिक बिगनिंग से लेके ही मूव्स टू दिस ब्लीक सेटिंग
ऑफ ब्लीक हाउस, बेंजामिन डिसराइली की बात कर ली, सिबिल, टू नेशंस, और एक और वर्क है इनका लोथेर, वेरी विटी, आयरॉनिक लुक एट वेल्थ, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. देन वी हैव ठाकरे, सो वैनिटी फेयर इनका वर्क है. वाटरलू जो हुआ था वो एक आइकॉनिक बैकड्रॉप बन जाता है, मैसेकर. वाटरलू जो पूरी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो जो वॉर हुआ था उसके बाद पीटरलू मैसेकर हुआ. फिर है पेंडेनिस, इनके वर्क्स, पेंडेनिस, हेनरी एसमंड, द न्यू कम्स, साइकोलॉजिकल रियलिज्म है इनके वर्क्स में. जॉर्ज एलियट, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज एलियट ने मर्ज किया है साइकोलॉजिकल डेप्थ को विद मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोशल रियलिज्म. सो शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड, एज आई टोल्ड यू, बाई जर्मन थाट, डार्विनिज्म से इन्फ्लुएंस थी, इसीलिए इन्होंने कुछ जर्मन वर्क्स को ट्रांसलेट किया. इनके वर्क्स कुछ फेमस ये हैं. फिर है एंथनी ट्रोलोप, इन्होंने 2 मेजर सीरीज़ लिखी हैं. वन इज़ बारसेटशायर नॉवेल्स, द अदर इज़ पैलिसर नॉवेल्स. द वे वी लिव नाउ, कैपिटलिस्ट ग्रीड, इट एकोज डिकन्स एंड एलियट. ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बारसेटशायर नॉवेल्स, पैलिसर नॉवेल्स. So he focused on time, routine, inheritance, social behavior. And then we have George Meredith. Meredith साइकोलॉजिकल इंसाइट और किस तरह से विमेन को पोर्ट्रे किया है उसके लिए जाने जाती हैं. द ईगोइस्ट, ब्यूचैम्प्स करियर, मॉडर्न लव, यहाँ पे कहते हैं मॉडर्न वर्ड का यूज़ आता है, लेस पॉपुलर बट इन्फ्लुएंशियल. देन वी हैव सम प्रोविंशियल एंड आयरिश फिक्शन. तो इस टाइम पे कुछ छोटे छोटे जो प्रोविंस थे आसपास या आयरिश वॉइसेस थी वो भी आई. आई विल जस्ट नेम अ फ्यू फॉर यू. लेडी मॉर्गन, मारिया एजवर्थ. अब नेट के एग्ज़ाम में अगर देखें तो इनको यूजुअली क्रोनोलॉजी में पूछा गया है या मैच द फॉलोइंग में, तो यू कैन सी दैट. विलियम कार्ल्टन, चार्ल्स लिवर, एंथनी ट्रोलोप. एंथनी ट्रोलोप के अर्ली नॉवेल्स हैं जो आयरलैंड में सेट हैं. सो सेंसिटिव पोर्ट्रेयल इज़ देयर ऑफ फेमाइन जो आया था आयरलैंड में और रूरल लाइफ के बारे में. सम ओवर रीचिंग थीम्स, तो कुछ रेकरिंग थीम्स आती हैं विक्टोरियन फिक्शन में. हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, जो जो चल रहा था, कितनी प्रोग्रेस हुई विक्टोरियन एज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, रोल ऑफ विमेन क्या है क्योंकि सफ्रगेट की बात है, हीरो वर्सेस एंटी हीरो. तो ये कुछ रेकरिंग थीम्स थी जो आ रही थी. आफ्टर दैट वी हैव द ब्रॉन्टे सिस्टर्स इन दिस एज. ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने मेल सूडोनिम्स के अंडर लिखा. क्यूरर बेल, एलिस बेल, एक्टन बेल. वाई? टू अवॉइड प्रेजुडिस. तो इन्होंने एक्सपैंड किया द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्कोप को ऑफ द नॉवल. एमिली ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे. तो याद कैसे रखनी है? इनके फर्स्ट नेम से. शार्लेट ब्रॉन्टे इज़ क्यूरर बेल, ठीक है, वैसे ही एमिली ब्रॉन्टे इज़ एलिस, एक्टन बेल इज़ एन ब्रॉन्टे. बहुत कॉम्प्लेक्स फीमेल प्रोटैगनिस्ट ये लेके आई. कोई बहुत ज़्यादा वर्क्स नहीं लिखे इन्होंने, बट जो जो लिखा है वो तबाही. दे चैलेंज द मेल ऑथर ट्रेडिशन ऑफ पैसिव हीरोइंस जैसे पामेला, क्लैरिसा. अब यहाँ पे अलग तरह की हीरोइंस हैं. तो जैसे कि शार्लेट ब्रॉन्टे के है जेन एयर. कुछ फेमस लाइन है, रीडर आई मैरिड हिम, वेरी फेमस लाइन. इट सिग्निफाइज फीमेल एजेंसी और कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये लाइन, रीडर आई मैरिड हिम. जेन एयर के ऊपर मूवीज़ भी हैं. आई थिंक आई कांट रिमेंबर द नेम, देख लेना लेकिन आप लोग, काफ़ी सारी हैं. सो इट्स अ बिल्डिंग्स-रोमन विच इज़ फोकस्ड ऑन जेन्स जर्नी फ्रॉम ऑर्फनहुड टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड लव. एक और वर्क लिखा इन्होंने, विलेट. अच्छा, तीनों ही, स्पेशली दो बहुत जल्दी दे डाइड. ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा था इस टाइम पे. सो इट कंटिन्यूज थीम्स ऑफ फीमेल स्ट्रेंथ, लोनलीनेस, मॉरल रेजिलियंस.
कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल है ऑफ अ प्लेन बट इमोशनली इंटेंस हीरोइन. देन वी हैड एमिली ब्रॉन्टे जिनका वर्क है वदरिंग हाइट्स 1847. एक ही वर्क है इनका बट लैंडमार्क है ऑफ रोमांटिक इंटेंसिटी एंड नैरेटिव कॉम्प्लेक्शन. फ्रेम नैरेटिव है, इट इज़ टोल्ड थ्रू फ्रेम नरेशन एंड वायलेंट पैशन, रिवेंज, घोस्ट. तो एक गॉथिक फीलिंग आती है, गॉथिक एलिमेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल रियलिज्म इस वर्क में. देन वी हैव एन ब्रॉन्टे. इनका वर्क था द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल. शी वॉज ओवर शैडोड बाय द 2 अदर सिस्टर्स बट फिर भी वेरी बोल्ड प्रोटो फेमिनिस्ट नॉवल अबाउट marital abuse and a woman's rejection of patriarchal constraints. Coming to George Eliot, तो इनका भी जॉर्ज एलियट रियल नाम नहीं था, इनका नाम था मैरी एन इवांस. इन सभी लड़कियों ने मेल नेम्स लिए ताकि कोई प्रेजुडिस ना हो इनके अगेंस्ट. लेकिन जब जॉर्ज एलियट ने लिखा तब चार्ल्स डिकन्स पहचान गए कि ये किसी फीमेल हैंड का काम है. इन्होंने भी अडॉप्ट किया एक मेल सूडोनेम टू अवॉइड एसोसिएशन विद सिली नॉवेल्स बाय सिली लेडी नॉवलिस्ट्स. शी ब्रॉट डेप्थ, सीरियसनेस, ताकि इनको सीरियसली लिया जाए, टू इंग्लिश फिक्शन. जर्मन फिलोसफी, डार्विन, कार्लाइल से बहुत इन्फ्लुएंस थी हैं एंड शी इज़ ऑफन कंपेयर्ड टू टॉल्स्टॉय, फ्लॉबर्ट एंड डॉस्टोएव्स्की. इतना अच्छा साइकोलॉजिकल रियलिज्म इनके वर्क्स में है. सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ, एडम बीड इनका वर्क है. मिल ऑन द फ्लॉस, सिलास मार्नर, रोमोला एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो इन्होंने लिखा था. फिर है मिडल मार्च विच इज़ ऑफन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवल. इसमें पर्सनल ग्रोथ है, पॉलिटिकल रिफॉर्म है, साइंस वर्सेस ट्रेडिशन है और एथिकल कॉम्प्रोमाइज़ है. डैनियल डेरोंडा, अच्छा, फेमस डिस्क्रिप्शन बाय वर्जीनिया वुल्फ, वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल. डैनियल डेरोंडा, ज्यूइश नेशनलिज्म की बात है, ठीक है. आफ्टर दिस लेट्स स्पीक अबाउट सम राइटर्स हु वर writing under realism and naturalism. So we have Samuel Butler. इन्होंने वर्क्स लिखे द वे ऑफ ऑल फ्लैश, सटायर ऑफ विक्टोरियन फैमिली लाइफ है ये, एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी है. एक और लिखा एयर हॉर्न, इसको पढ़ते हैं तब नोवेयर भी बोलते हैं. सो इट्स अ सटायरिकल यूटोपिया, मतलब यूटोपिया कहीं पे भी नहीं है एक्चुअली. क्रिटिकिंग रिलीजन एंड प्रोग्रेस. अनदर नेम इज़ जॉर्ज गिसिंग. इनका वर्क है द नेदर वर्ल्ड, न्यू ग्रब स्ट्रीट. सो इट्स अ वेरी ब्लीक पोर्ट्रेयल ऑफ पॉवर्टी एंड लिटरेरी स्ट्रगल. नेचुरलिस्ट इन्फ्लुएंस है एमाइल जोला का. वेरी डिटेल्ड अनसेंटिमेंटल डिपिक्शंस हैं ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ. जॉर्ज मूर, अनदर इम्पॉर्टेंट नेम. इनके वर्क्स हैं एस्थर वॉटर्स, माइक फ्लेचर. सो एस्थर वॉटर्स में सिंगल मदर होती हैं, वर्किंग क्लास सफरिंग दिखाई हुई है. अगेन रियलिज्म ऐसी है विच इज़ सिमिलर टू टेस. माइक फ्लेचर एक डेकाडेंट वर्क है, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी है जिसमें. तो नोटेबल इन्फ्लुएंसेस कौन थे? फ्रेंच, एमाइल जोला, और नेचुरलिज्म के बहुत फेमस नाम हैं. तो वो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था, स्पेशली ऑन गिसिंग, ऑन मूर, ठीक है. टेस्ट ऑफ द डर्बोविल्स, हार्डी, विक्टिमहुड, सेक्सुअलिटी, रियलिज्म विच इज़ पैरेलल टू एस्थर वॉटर्स. ऑस्कर वाइल्ड का पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे, इसमें एस्थेटिसिज्म आता है वर्सेस मॉरल हिपोक्रेसी. विलियम मॉरिस का न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर, इसमें यूटोपियन सोशलिज्म है. सो व्हाट आर द की टेक अवेज? लेट विक्टोरियन नॉवेल्स जो हैं दे टैकल्ड अर्बन पावर्टी, सेक्शुअल डबल स्टैंडर्ड्स, रिलीजियस डिसइल्यूजनमेंट था, कैपिटलिस्ट क्रिटिक है और जेंडर रोल्स. विमेन राइटर्स कुछ हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं बट ऑफकोर्स हैं. फिर राइज ऑफ प्रोलेटेरिएट वॉइस आता है यहाँ पे, जो 20th सेंचुरी वर्किंग क्लास फिक्शन को अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगा.
कुछ फैंटेसी राइटिंग्स चल रही थी, फैंटेसी राइटिंग जो पूरा इमेजिनेटिव वर्ल्ड में हमें लेके जाते हैं। तो उसमें जैसे कि आता है आपका क्राइम फिक्शन, गॉथिक फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो इसमें बड़े नाम है ल्यूइस कैरल का। ल्यूइस कैरल का सबने एलिस वंडरलैंड के एडवेंचर्स के बारे में सुना होगा। तो एलिस इज एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड, ये उनका वर्क है। फिर है थ्रू द लुकिंग ग्लास, ल्यूइस कैरल का। डिटेक्टिव और सेंसेशन फिक्शन में नाम आते हैं विल्की कॉलिंस, चार्ल्स डिकेंस, नॉट वेरी फेमस बट स्टिल नाम आ जाता है, एंड द मोस्ट फेमस आर्थर कैनन डॉयल, शर्लॉक होम्स। ठीक है। फिर गॉथिक में शेरिडन ले फानू, इनका वर्क है अंकल सिलास। ब्रैम स्ट्रोकर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ड्रैक्युला। तो गॉथिक रिवाइवल, ऑलरेडी गॉथिक वर्क्स रोमांटिक एज के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एक रिवाइवल होता है उसका। साइंस फिक्शन में नाम आता है विलियम मॉरिस का, न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर अभी हमने किया, ड्रीम ऑफ जॉन बॉल। चिल्ड्रंस फैंटेसी में वी हैव चार्ल्स किंसले, द वाटर बेबीज, टॉमस ह्यूग्स का नाम, टॉम ब्राउन स्कूल डेज, एना सिबेन का ब्लैक ब्यूटी। इनके सिर्फ नाम भी कर लोगे उतना भी बहुत है, क्योंकि नेट वालों को तो अब थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा, लेकिन मैं JKPSC के लिए कह रही हूँ, नाम भी कर लोगे तो ठीक है। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, इनका ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ट्रेजर आइलैंड, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइडी, वेयर ऑफ हरमिंस्टर, ये अनफिनिश्ड वर्क है इनका। ऑस्कर वाइल्ड, पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे, वेरी वेरी फेमस। ऑस्कर वाइल्ड विक्टोरियन एज में एक फेमस राइटर हैं जो एस्थेटिसिज्म, जो एस्थेटिक मूवमेंट आया था उससे रिलेटेड है। एस्थेटिक मूवमेंट क्या था? आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। इन्होंने प्रमोट किया था कि इन्होंने कहा भी था ऑल आर्ट इज़ क्वाइट यूजलेस। क्या काम है उसका? कोई काम नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर आर्ट्स सेक। डोंट ट्राई टू फाइंड मोरालिटी एंड ऑल द टाइम डोंट ट्राई टू फाइंड a reason behind a particular work, it's just for art's sake. इन्हीं के साथ थे वॉल्टर पेटर, who championed beauty is the central value of a work. ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड का कल्चर एंड अनार्की, it laid the groundwork with the concept of philistinism. जॉन रस्किन आर्ट क्रिटिक थे बहुत बड़े, उन्होंने क्रिटिक किया मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को थ्रू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वॉल्टर पेटर influenced Wilde directly, studies in the history of Renaissance इनका वर्क है, and Marius the Epicurean वर्क है। इनके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, देखो द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, कुछ एसेज भी लिखे इन्होंने, द ट्रूथ ऑफ मास्क्स, द सोल ऑफ मैन अंडर सोशलिज्म, वाइल्ड्स थिएटर एंड सोशल सटायर। सो कॉमेडीज जैसे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इट कंबाइंस शार्प विट विद सोशल क्रिटिक। तो ये जो वर्क्स हैं ये एक्सपोज करते हैं जो विक्टोरियन एज में हिपोक्रेसीज थी, जो हमने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है। स्कैंडल भी हुआ ऑस्कर वाइल्ड को लेके होमोसेक्सुअलिटी के लिए। ही वॉज ट्राइड फॉर ग्रोस इनडिसेंसी, ही वॉज सेंटेंस्ड टू 2 years of hard labor. So his fall from grace revealed the double standards of Victorian morality. Wilde himself referred to his downfall as toying with that tiger life. ठीक है। एक टेलेनी वर्क है जो कंट्रोवर्शियल वर्क है, अनोनिमस है, होमोसेक्सुअल नॉवल है, फुल ऑन, जो एट्रीब्यूट किया जाता है ऑस्कर वाइल्ड को। I'll stop here and we'll continue in another session. अभी विक्टोरियन एज काफ़ी है, this is all in detail, okay? I am trying to cover each and every aspect of the age ताकि कुछ छूट ना जाए, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। So we'll continue from Thomas Hardy in the next session. Also, I've started with I'm going to start with the course NET के लिए 20th July. I've already posted a video telling about the details of it. So if you've not yet seen it, please go and check.
and you are most welcome to join that course. It'll be in detail, depth, with MCQs and notes and everything. It's going to be very flexible. Whatever your needs, as per your needs, as per it will keep evolving through it. So you can go and check that out. Bye bye. Thank you.